आज हमारी खास मेहमान कौन हैं? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शिवसेना यूबीटी से, बेहद खूबसूरत हैं और उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो गुस्से में भी खूबसूरत लगती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी उनका नाम है, अभी आपको दिखेंगी वो। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से वो आती हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली तक और फिर संसद से सड़क तक सशक्त आवाज के रूप में वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। यानी अपनी बात बहुत बेबाकी से करती हैं, सशक्त अंदाज में करती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका, देखिए, अब महाराष्ट्र का जिक्र आप हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र तो होगा ही। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है अभी, कैसा चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, स्थिति ऐसी है कि तीन पक्ष मिलकर सरकार बनाए हैं और सरकार बनाने से पहले लाड़की बहन एक स्कीम लाए थे जिसमें उन्होंने महिलाओं को पैसे दिए थे और अब उनमें से काफ़ी महिलाओं को हटा रहे हैं, वीड आउट कर रहे हैं। और उस समय पे अब जो अगर अब वहाँ का फिस्कल डेफिसिट देखेंगे वो बलून होता चला जा रहा है। जितने इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं। करप्शन का दिन रात खबर सुनने को मिलती है। एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जो करप्शन से घिरे हुए हैं, जिनको पहले कहा था चक्की पीसिंग, पर वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। उनके यहाँ से अभी भी करप्शन की बातें सामने आती हैं। दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनको दिल्ली के स्क्रिप्ट राइटर, दिल्ली के चाणक्य ने उनको वहाँ पे विराजमान किया था एज अ चीफ मिनिस्टर, नाउ एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और वो लगातार दिल्ली आकर भागते रहते हैं। तो महाराष्ट्र अब अपने हाल पे ही छोड़ दिया गया है। एक मुख्यमंत्री हैं जो मैं मानती हूँ कि बागडोर संभाले हुए, पर मुख्यमंत्री से ही बेचैन होकर बार बार ये दिल्ली का दौरा लगता है। तो यही परिस्थिति है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो बढ़ता पोल्यूशन हो। तो ये सारे मुद्दे, हम जनता के मुद्दे अभी क्योंकि सेशन वहाँ पर भी चालू है, वहाँ पर रख रहे हैं। प्रियंका, देखिए, चूंकि जनता की नुमाइंदगी आप लोग करते हो, आपको तो मौका दिया था। एक गठबंधन बना था महाविकास अघाड़ी करके, जनता ने भरोसा जतलाया था। ऐसा क्या हो गया बीच में? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी चीटेड फील करती है ना कि हमने तो एक गठबंधन को वोट दिया और चाहा कि 5 साल सरकार चले, कहाँ गड़बड़ हो गई? नहीं, अगर आप 2019 के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो 2019 का जब चुनाव हुआ था, हाँ, हम एक गठबंधन में लड़े थे, पर गठबंधन जो था वो एक कमिटमेंट पर था और वो कमिटमेंट जो था दो साइड्स का अग्रीमेंट था। अगर आप शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक गठबंधन एक अग्रीमेंट के अनुसार हुआ था कि अगर हम लोकसभा की तैयारी करें तो विधानसभा की भी एक साथ लड़ेंगे, पर 2.5 साल का वो होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, रोटेशनल चीफ मिनिस्टर। और ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर ली थी कि जो भारतीय जनता पार्टी से पूरी ना हो सके, क्योंकि पूरा उससे पहले का 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने ही संभाला था। पर जब इलेक्शन हुआ, रिजल्ट्स आए, पूरी कोशिश ये भी की गई कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनकर आ जाए और जो भारतीय जनता पार्टी है उनको अलायंस की ज़रूरत ना पड़े। पर पेच ऐसा फंसा कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे पास आंकड़े थे, पर वो हमारे 2.5 साल का ऑनर करने को तैयार नहीं थे, जिस वजह से स्प्लिट हुआ। अब स्प्लिट, यस, जनता को ये फीलिंग हो सकती है हमने वोट किया था, पर साथ ही साथ जनता भी ये समझती है कि कुछ कमिटमेंट के अनुसार ये गठबंधन बनते हैं। और अगर कमिटमेंट ही पूरा नहीं है तो जनता के साथ क्या कमिटमेंट ये जो पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मर्ज होकर आई, वो पूरा कर पाएगी? तो हमने अपना गठबंधन नया तय किया कि हम इनके साथ अपनी सरकार बनाएंगे। पर आप देखिए, वो चाह सकते थे तो 5 साल चलने देते, पर उन्होंने बीच में अपना अपना मैं मानती हूँ सारा बल, ताकत, पैसा लगाकर वो सरकार को गिराने का काम किया। हमारी पार्टी को स्प्लिट किया, फिर पवार साहब की पार्टी को स्प्लिट किया और उन्होंने सरकार बनाई। सरकार, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा ही था कि क्या उनका हाल था। पर फिर वो एक ऐसी स्कीम्स लाते हैं, ऐसा ट्रेजरी का पैसा लूटते हैं, लुटाते हैं, जिस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवड़ियाँ बताते थे उसी का इस्तेमाल कर कर वोट बटोरने का काम करते हैं। अभी सरकार में हैं, अब जो कमियां हैं वो हम उठाते रहेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया हुआ है बीएमसी के चुनाव जो होने हैं उसके लिए 2026 तक हो, 2029 अभी दूर है। अब कांग्रेस अलग से चल रही है, तो अब ये जो गठबंधन है उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आप बहुत मौका देते हैं सत्ता पक्ष को कि ये जो इंडिया अलायंस वो बार बार बोलते हैं, इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बोलते हैं, बहुत जोर देते हैं, एक नेता, एक प्रवक्ता बीजेपी पार्टी का, तो वो शायद आप लोग मौका देते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत समय से चल रहा है, इसका क्या? नहीं, आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन संविधान का संरक्षण करना, प्रजातंत्र के उसूलों को आगे रखना,
वो हम सबका एक कमिटमेंट था, दायित्व था, उसी को चलते हम इलेक्शन कमीशन में जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो वोट चोरी की बातें चल रही हैं, उसको हम सब पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। खुद श्री आदित्य ठाकरे जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देते हुए हम सबको बताया था किस तरीके से एक ही एड्रेस पे 300-400 लोगों का नॉमिने वो हो जाता है, इलेक्ट्रल रोल्स में नाम आ जाता है, कैसे काटना छाटना होता है वोटर्स का, जिन बूथ्स में बीजेपी कमज़ोर है उनको कैसे मजबूत करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे इलेक्ट्रल रिकॉर्ड्स के माध्यम से जितना डेटा हमारे पास है हमने साझा किया। तो इसके बाद जो हम साझा करते हैं उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इलेक्शन कमीशन की बनती है कि वो आकर सफाई दें, पर वो हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा होता नहीं है। रही बात महाराष्ट्र के अलायंस को लेकर, तो अभी क्योंकि इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है मुंबई कॉरपोरेशन का और मेजर जो कॉरपोरेशंस का है, अभी काउंसिल्स के हुए थे, नगर पंचायत के हुए थे, और उस नगर पंचायत में भी हमने देखा कि कितनी जगह सब लोग एक नया नया अलायंस बना रहे थे लोकल इलेक्शंस का। जो शिंदे सेना कहकर गई थी हमारी पार्टी को तोड़ा था ये कहकर कि कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि कांग्रेस के अंतरकाल में जब हमारा अलायंस था वो 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रीज लेकर बैठे थे, वो उन्होंने कांग्रेस के साथ लोकल बॉडी इलेक्शंस में अलायंस कर करके भी चुनाव लड़े हैं। तो बीएमसी का क्या रूपरेखा रहेगी, हम लोग साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो अभी भी फाइनल नहीं हुआ है डिसीजन। पर अगर आप कहेंगे कि हम लोग उनको मौका देते रहते हैं, तो ये लोग तो मौका ऐसा ढूंढते रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है, तो आवाज़ उनकी ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि मीडिया भी थोड़ा थोड़ा अब सिर्फ एक ही आवाज़ सुनने लग गई है। मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ऐसा एक माहौल है इलेक्शन कमीशन का, मीडिया का भी, जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती हैं। पर हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, मेरे पिटारे में ना बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी मैं चूंकि महाराष्ट्र पे ही रख रहा हूँ थोड़ा शुरुआत में। हम ये बहुत अच्छी तस्वीर लगती है, दोनों भाई इकट्ठे होते हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब। तो अभी क्या स्टेटस है, मतलब हम पूरा देश ये जानना चाहता है कि अब सब साथ हैं, सब कुछ ठीक है। वो जो तस्वीर नज़र आती है, एक दिन दोनों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं, अच्छा लगता है, परिवार एक साथ। कहाँ देखते हैं हम उस रिश्ते को? नहीं, देखिए, जब हम लोग, मैं खुद उस रैली में थी जब दोनों एक साथ आए थे, एंड आई कैन टेल यू, जो दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं का उत्साह था, जो भीड़ थी, एक तो वो डोम के अंदर और डोम के बाहर इतने लाइव स्क्रीन्स पूरी जगह लगाए हुए थे, और भीड़ लगातार बढ़ रही थी। सवेरे 8 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे। तो आप एक एक्साइटमेंट समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र जो चाहता था, महाराष्ट्र के लोग जो चाहते थे कि दोनों भाई मिलकर साथ में आगे बढ़ें, और जैसे शुरुआत हुई थी, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में दोनों का सेपरेशन हुआ, अलग अलग पक्ष बने, और इतने सालों से अलग अलग लड़ते रहे। तो एक यूनिफाइड कॉल देखा था दोनों का मिलकर, और कार्यकर्ताओं ने खूब उसको वेलकम किया, और महाराष्ट्र की जनता ने भी खूब वेलकम किया। अगर आप सर्वेज देखते हैं, सर्वेज भी कहते हैं कि दोनों अगर साथ में रहेंगे तो दिल बी अ फोर्स। बट अभी एज ऑफ नाउ एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ऑर्डर, दे विल प्रॉब्ली कंटेस्ट टुगेदर, साथ में चुनाव लड़ेंगे। पर क्योंकि अभी डेट्स नहीं डिसाइड हुई हैं, क्या रूपरेखा होगी, क्या ये सीट्स का वो होगा, शेयरिंग होगा, ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय रहेगा। अच्छा, चलिए अब मैं थोड़ा चर्चा को खोलता हूँ। अब मैं आपको बताऊं प्रियंका कि जब एक साथ बहुत सारे साधु संत, लगभग 1 लाख के करीब साधु संत इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि अभी हमें डेट बताना होगा कि कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा। तो उद्धव साहब भी वहाँ आए थे, मैं उनसे मिला था, मैंने उनके साथ साक्षात्कार किया था, और मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कोई मंदिर बनाए ना बनाए, मैं बनाऊंगा। तो कहते ना कि हिंदू सम्राट बाला साहब को कहा जाता है। अब देखिए, जज स्वामीनाथन की मैं जिक्र करना चाहूँगा। वैसे ये सवाल आपसे पहले भी पूछा जा चुका होगा कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाया संसद में, और वो पार्टी जो हिंदू की सबसे ज़्यादा मुखर तरीके से बात करती थी, आपकी पार्टी, आपने भी हस्ताक्षर किए उसमें। तो क्या थोड़ा हिंदुत्व से अलग राह पकड़ने की कोशिश है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ये खुली चुनौती सभी को देती हूँ कि हमें किस मापदंड पे चैलेंज किया जा रहा है, या कौन, हु आर द पीपल हु चैलेंज आर हिंदुत्व नैरेटिव। कौन है वो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार बना लिया, और उस पर पूरी की पूरी राजनीति चलती रहती है। तो यहाँ पर मुद्दा सिर्फ एक इम्पीचमेंट नोटिस का नहीं है, मुद्दा उन काफ़ी सारे डिसीजंस को लेकर था जो लगातार चल रहे थे। एंड इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, 1 जज बेंच डिसीजन इस तरीके के जो ऑलरेडी इतने सालों से पेंडिंग हैं नहीं ले सकते हैं।
तो अगर आप टेक्निकलिटी देखें, अब नैरेटिव में अमित शाह जी ने आकर एक कमेंट मार दिया तो हम सब सारी मीडिया ये कहने लगे देखिए हिंदू धर्म से पीछे हो गए। क्या धर्म से पीछे हुए? सबसे पहली पार्टी थी जिन्होंने, जब मंदिर का डिसीजन हुआ था, उसको वेलकम ही नहीं किया था। हम बाकायदा हमने राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए हमने डोनेशन दिया था। मैं बीजेपी को खुली चुनौती देती हूँ कि बीजेपी ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने क्या राम मंदिर के बनाने के लिए, निर्माण के लिए कुछ पैसा उन्होंने डोनेट किया? नहीं किया। इन लोगों ने सबसे पैसे ले लेकर रथ यात्रा के समय से उनको एक वादा किया था। पर ये लड़ाई का जो अप्रोप्रिएशन उन्होंने की राम मंदिर की भी, जो एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आता है, 5 जज बेंच से आता है, जो इतने लंबे सालों का इतिहास रहा है कि वो लड़ाई हिंदू संतों ने, धर्मगुरुओं ने ये लड़ाई लड़ी है, और जो ये मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने आकर उसको अप्रोप्रिएट किया। ये वो लोग हैं जो चीज़ों को अप्रोप्रिएट करते हैं और उस पर पूरी राजनीति करते हैं। हमारे लिए सेवा भाव का मान्यता है, हमारे बिलीफ का मामला है, हम उस पर राजनीति नहीं करते हैं। पर इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो इम्पीचमेंट आया है, इम्पीचमेंट भी, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द इशू, 100 साल पहले से ये केस चल रहा है। लैंड डिस्प्यूट है, अगेन उसमें 1 जज बेंच, is he in his right frame of thing to do this? Part 1. Part 2, asking CISF to involve itself. Law and order is a state subject. तो मैं टेक्निकलिटी पे जा रही हूँ, और मैं आपको बता दूँ, शिवसेना ही है जो धर्म की रक्षा करती रहेगी, धर्म की लड़ाई लड़ती रहेगी। पर जो अधर्म करते हैं राजनीति कर कर, उनसे हम डटकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। अधर्म कौन कर रहा है? राजनीति आपके धर्म पे, संस्कृति की कौन कर कर जीतते, वोट पाने की कोशिश करते हैं? कौन लोगों का इमोशंस इस्तेमाल कर कर वोट पाने की कोशिश करते हैं? आप मुझे बताइए। अब मैं आपको हाल ही का एक बताती हूँ। आपको याद होगा पालघर साधु की हत्या हुई थी, वहाँ पे जो हुआ था बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ था, हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। हम लगातार कहते रहे, जो कार्यकर्ता उसमें शामिल थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। पर उन्होंने पूरा एक ऐसा माहौल बनाया कि कोविड का समय था और मीडिया इतना एम्पलीफाई हुआ, उस बात को लेकर एम्पलीफाई हुआ। पर सच्चाई क्या हुई? अभी हाल ही में जो मेन अक्यूज थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, पट्टा पहनाया था उनको बाकायदा। उनके बीजेपी प्रेसिडेंट ने उनको वेलकम किया था। जब हमने हाहाकार मचाई तो उनने वापस उसको डिसीजन को लिया। तो वो लोग हैं जो धर्म का नाम लेकर, धर्म की ठेकेदारी लेकर धर्म पर राजनीति करते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं। मेरा धर्म जो है, जो हिंदू धर्म है, समावेशी धर्म है। एक भारत मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे 4 धर्मों ने जन्म लिया है, या ये मेरा समावेशी धर्म है। और आप उसी धर्म का इस्तेमाल करके कहेंगे कि जैसे दूसरे धर्म करते हैं कि इंटॉलरेंस फैलाते हैं। हमारा धर्म इंटॉलरेंस का नहीं है, टॉलरेंस का है। सो आई डोंट थिंक कि आप पीछे हट रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी भगवान का निष्ठा रखते हुए, अपने धर्म का विश्वास रखते हुए हम वो काम करते रहेंगे। तो चलिए, अब मंदिर बन गया, आप गई मंदिर? बिल्कुल गई हूँ। आप गई? बिल्कुल गई हूँ। चूंकि आप पार्लियामेंट में जाती हैं, आपके तमाम जो दूसरे लीडर्स हैं, सत्ता के हों या, हम देखते हैं आपकी तस्वीरें, तो क्या उनसे कहती हैं कि मंदिर जाना चाहिए? अब तो बन के इतना भव्य राम मंदिर तैयार हो गया। अब मैं किसी को ये नहीं काउंसिल कर सकती हूँ या किसी को एडवाइस दे सकती हूँ। आई डोंट गिव एनीवन एनी एडवाइस। मैं अपनी धर्म का, जो मेरा धर्म है, जो मेरा विश्वास है, जो मेरी बिलीफ है, मैं उसका पालन करती रहती हूँ। मेरी राजनीति हमेशा ये रही कि आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, और मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। मेरे लिए मेरे डिवोशन का मामला है, पर उसका इस्तेमाल कर मैं अपना सर्टिफिकेट दूसरों को नहीं बांट सकती हूँ। तो ये मेरा विषय था। मैं जाना चाहती थी राम मंदिर, मैं होकर आई। मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ जाती हूँ तो किसी को बोलकर नहीं जाती, ना किसी से परमिशन लेकर जाती, ना किसी से कहती अरे मैं हूँ आई, अब आपको जाने की ज़रूरत है, या मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी अगर आप नहीं जाओगे। या मैं वैष्णो देवी होकर आती हूँ तो मैं ये नहीं कहती आप वैष्णो देवी का आप नहीं गए तो मैं आपको नॉन बिलीवर का सर्टिफिकेट दे दूँगी। ये सर्टिफिकेट देना, उस पर राजनीति करना, बताना कौन धर्मी है कौन अधर्मी है, ये जो राजनीति करते हैं वो कर्म उनको चुकाने पड़ेंगे, ये मैं भी जानती हूँ। समय क्या चक्र है। प्रियंका, देखिए, आपकी पर्सनालिटी की मैं बात करूं, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी बात करता हूं और लोगों से भी बात करता हूं, कहते थोड़ी इम्पेशेंट हैं, कांग्रेस में रहना चाहिए था, सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए था, पार्टी छोड़ना नहीं चाहिए था, इस तरह की बातें भी उठती हैं। आई डोंट नो कौन कहता है मैं इम्पेशेंट हूँ। आई डोंट नो, एंड आई चैलेंज देम अबाउट माई पेशेंस एंड इम्पेशेंस। व्हाट इज, क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकते? लोग 2-2 साल रहकर पार्टी छोड़ देते हैं। हमने तो 10 साल दिए थे पार्टी को, हमने तो 10 साल दिए। मैं 40 साल देने को तैयार थी उस पार्टी को। पार्टी मुझे वो सम्मान देने को तैयार था।
या आप उनसे जाकर पूछिएगा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। ये कहना प्रियंका चतुर्वेदी इम्पेशेंट है, किस बात का इम्पेशेंस है? नहीं, पर वो इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ नहीं, क्योंकि I don't know who's अभी told you this. कुछ वक्त बाद आपका टेन्योर पूरा हो रहा है, हो जाने दीजिए। फिर क्या होगा? आप लोग क्यों इम्पेशेंट हो रहे हैं? नहीं, आई हम एम तो वेरी जानना पेशेंट। चाहते हैं, हम नहीं, तो आई एम जानना वेरी सी, आई फाइंड दिस वेरी प्रॉब्लमेटिक कि मैंने पार्टी छोड़ी तो लोग कहते हैं इम्पेशेंट थी, कोई कहता है एम्बिशियस थी, कोई कहता था अपॉर्चुनिस्टिक थी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। मैंने क्या लिया, किस डिसीजन से लिया? मैंने अपने मान और सम्मान के लिए लिया। आप लोग को उसमें बिलीफ हो या नहीं हो, आप उसको विश्वास करते हो नहीं करते हो, इज़ नॉट माई प्रॉब्लम एंड इट विल नेवर बी माई प्रॉब्लम। मैंने अपने मन में मेरे जो संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा विश्वास और जिसकी लड़ाई में लड़ती रही हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको आगे रखते हुए मैंने वो निर्णय लिया। अब रही बात 6 साल बाद आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, अरे 6 साल के लिए मेरे पक्ष ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझे एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया कि तुम्हें जो मुद्दा उठाना है, मुझे एक आवाज़ दी। मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पार्टी के ऊपर रखकर अपनी बात रख सकती हैं, या जो वो कहें वो उनकी पार्टी की लाइन बन सकती है? मेरी पार्टी ने मुझे वो दिया और मैं उनके लिए सदैव आभारी रहूंगी। अब ये कह आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो क्या टेन्योर खत्म होने से मेरा काम बंद हो जाएगा? जस्ट बिकॉज यू डोंट सी मी इन द पार्लियामेंट डज इट मीन दैट आई एम नॉट वर्किंग? आई वॉज नॉट इन द पार्लियामेंट 6 years ago ऑल्सो। वॉज आई लेसर पर्सन? क्या लोग मुझे प्यार नहीं करते थे? क्या लोग मुझे टेलीविजन पे नहीं देखते थे? क्या लोग मेरी बात सुनकर वो नहीं कहते थे हाँ प्रियंका जो कह रही है मेक सेंस? आज मुझे लोगों का प्यार मिला है। वोट मिला हो ना, ये सेकेंडरी, पर लोगों का प्यार मिला है, लोगों से विश्वास मिला है। तो आप मुझसे कह दें कि अरे अब 6 साल बाद तो ठीक है। आज अगर आप सारे पार्लियामेंटेरियंस में देखें, हो द टॉप 10 परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस इन द राज्यसभा, लोकसभा, आई वुड प्रोबेबली बी काउंटेड अमंग्स दैट। And I consider that as an opportunity, and I consider that as a blessing, and I consider that as an endorsement of my work and my belief and my faith in myself. प्रियंका, 2 चीज़ें हैं, अब 2 सवाल हैं, कनेक्टेड हैं। एक तो ये कि क्या कभी हम देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन फाइट करेंगी प्रियंका, अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तय करेंगी? क्योंकि जनता की नुमाइंदगी उस तरह से ना ज़्यादा मज़ा आता है कि आपको जनता ने जिताया। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसलिए आपको थोड़ा गुस्सा दिलाया क्योंकि आप गुस्से में हसीन लगती हैं, मैंने पहले शुरुआत में कहा था। तो सवाल मेरा ये है कि एक प्रियंका चतुर्वेदी के लिए जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं रहा है, उनकी डगर कितनी मुश्किल है? और वो परिवारवाद जो आरोप लगते हैं, हालांकि वो बीजेपी पे विपक्ष भी कहता है, वो भी बहुत नाम गिना देता है, फिर कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, या फिर बीजेपी में विपक्ष नाम गिनाता है, उनके लिए थोड़ा ईजी है, आप लोगों के लिए थोड़ा टफ है। एक प्रियंका चतुर्वेदी को प्रियंका चतुर्वेदी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल है, और इन लोगों के लिए कितना आसान? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट में, लोकसभा का पहले आपने कहा, मुझे मेरा नसीब कहाँ ले जाएगा मुझे नहीं पता, पर अपने नसीब पे और अपने भगवान पे विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि जो यहाँ का लिखा है कोई नहीं मिटा सकता है। तो वो मुझे पूरा विश्वास है, एंड आई डोंट थिंक टू मच इन एडवांस कि मैं आगे जाकर क्या करने वाली हूँ। मुझे ये ज़रूर विश्वास है कि माई गॉड विल नेवर लेट मी डाउन। जो करूँगी देश के लिए करूँगी और पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करूँगी। ये मेरा पहला बात कि लोकसभा जो भी है, कोई भी जिम्मेदारी लूँगी, और जो भी जिम्मेदारियाँ ली हैं भगवान ने साथ दिया है, परिवार ने साथ निभाया है, और जनता ने हमेशा मुझ पर एक तरीके का एक सेंट ऑफ फीलिंग दी है कि येस प्रियंका, यू कैन रेज आवर वॉइसेस। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। दूसरी बात, कितना टफ रहा, मैं मानती हूँ कि आई सी इट बोथ वेज। एक था कि हाँ, देर आर पीपल, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ऑलरेडी नाम हैं, सरनेम्स हैं, पैसे हैं, जाने माने लोग हैं। उस बीच में मैं कहाँ अपनी जगह पाऊँगी, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। मैंने कहा मैं अगर काम करती रहूँगी, शायद मेरा काम मेरा बोल बनेगा, और मेरा बोल जो होंगे मुझे उनके लिए विश्वास बनेगा, और मैं आगे बढ़ूँगी। जिन लोगों पे आरोप लगता है डायनेस्टी का, उन्हीं लोगों ने आज मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। आज चाहे वो कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे वो शिवसेना को ले लीजिए, उन्होंने एक महिला जो एकदम राजनीतिक परिवार से नहीं आई हो, जिनका सरनेम लोग नहीं जानते हों, उन्होंने उस सरनेम पे ही नहीं, उस व्यक्तित्व पे भरोसा जताते हुए मुझे वो जगह दी। सो दैट इज़ वन। द अदर पॉइंट इज़, बहुत सारे लोग आते हैं राजनीति में पंकज जी, बहुत सारे लोग आते हैं, और कितने लोग छूट जाते हैं, कितने लोग दुखी होकर निकल जाते हैं, कितने लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं, पर इस विश्वास में कि उनको वो जगह मिलेगी, वो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, या कहीं ना कहीं वो
किसी चीज जगह पे फिट आएंगे एनी स्कीम ऑफ थिंग्स। लोकसभा की टिकट हो, असेंबली की टिकट हो, इलेक्शन कॉरपोरेशन इलेक्शंस की टिकट हो। पर उस बीच में अगर प्रियंका चतुर्वेदी छोटा कार्यकाल हो या 10-16 साल का मेरा ये कार्यकाल रहा हो अब राजनीति में, 16-17 साल रहा हो, उसमें मैंने अपना नाम कमाया, तो वो भी मैं कहती हूँ वो उसी पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। तो हाँ, टफ होता है, पर कमिटमेंट पूरा है। पर मैं अपने आप को खुशनसीब भी मानती हूँ, मैं नसीब वाली भी मानती हूँ कि आउट ऑफ सो मेनी हु कम इनटू द सिस्टम, महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, इतने जो सिस्टम से के बाहर से आते हैं, और उसमें से मैं अगर एक कुछ मैंने उपलब्धि पाई हो, वो मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ उसकी खुशी में। जैसे मैंने किसी ने मुझसे कहा था, वही 26 के बारे में कहा था, मैंने कहा एक नाम नहीं था, परिवार नहीं था, ऐसा कोई अंधाधुंध पैसा नहीं था, उसमें भी अगर प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी जगह बनाई, एक टर्म के लिए भी बनाई हो, 6 साल दिया हो, उस 6 साल में भी जनता कहे कि हाँ इन्होंने एक अच्छा काम किया, सरकारें कहें हाँ अच्छी बातें रखी, विपक्ष कहे हाँ इसने हमारी आवाज़ बुलंद की, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। पर हाँ, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगी, करती रहूँगी। अच्छा, ये बताइए, वो लोग जो ये बात कहते हैं कि वो बेटर अरेंजमेंट था जब शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, तो क्या फ्यूचर में हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा सिस्टम था, अगर वैसे ही हो जाए वापस से तो महाराष्ट्र और समृद्धि की ओर जाएगा। जो लोग ये कहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनसे यही कहूँगी कि ये ऐसा है कि कुछ निर्णय लिए गए जो सम्मान एक विपक्ष। अब एक और चीज़, शिवसेना एक ऐसा पक्ष था, बीजेपी के साथ साथ खड़ा था, उनके अच्छे समय में भी, उनके बुरे समय में भी, उनकी हार में भी, उनकी जीत में भी, उनके चैलेंजेस में भी, उनकी विक्ट्रीज में भी। पर जब समय आया वो 2.5 साल एक्नॉलेज करने का, तो किसने अपना हाथ पीछे किया वो जनता जानती है। अब आने वाले समय में क्या गठबंधन बैठेगा नहीं बैठेगा उसका आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। सब लोग कहते हैं हाँ एक अरेंजमेंट था, एक अच्छी दोस्ती रही, इतने सालों की दोस्ती प्रियंका, रही। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक्सपीरियंस, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है कि ऐसा हो भी सकता है? आई डोंट नो, जिन्होंने पार्टी तोड़ दी हो और फिर सिंबल विम्बल सब किसी और के हवाले कर दिया हो और वो केस अभी भी पेंडिंग हो, वो एक परिवार से ज़्यादा एक जिनको वन्य हिंदू हृदय सम्राट जिम्मेदारी देकर गए थे, उद्धव ठाकरे जी को, जिनके नेतृत्व में वही एकनाथ शिंदे जी ने सारा ग्रोथ अपनी ट्रैजेक्टरी देखी हो, उन्हीं के नेतृत्व में। जब तक वन्य हिंदू हृदय सम्राट थे वो इतना इन्वॉल्व नहीं थे। ये उद्धव साहब के नेतृत्व में उनको इतनी जिम्मेदारियां मिलती रहीं और वो आगे बढ़ते रहे, तो साथ दिया। और वो फिर पार्टी तोड़ने, उन्हीं का इस्तेमाल करना पार्टी तोड़ने में, फिर एक अलग से ही शिवसेना का करना, हमारी इतनी लंबी लड़ाई लड़वाना। तो अगर ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, फिर वो जो मनमुटाव आया, जो पर्सनल अटैक्स हुए, जो पर्सनल नैरेटिव्स और डिसइंफॉर्मेशन हुआ, वो भूल पाना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है। पर आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। प्रियंका, अभी आपने फ्रीडम की बात की कि आप कुछ भी अपने मन की बात कह सकती हैं, ये फ्रीडम आपको आपकी पार्टी देती है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो डेलीगेशन बाहर गया था उसमें आप भी गई थी और आपने बड़ी मुखरता से, मैंने आपके परिचय में भी कहा, बेबाकी से अपनी बात कही, जो आपको महसूस हुआ, जो आपको लगा वो आपने कहा और गई आप। तो वो जो आपने निर्णय लिया कि आपको जाना है, उसमें पार्टी ने आपका साथ दिया? बिल्कुल दिया, बिल्कुल। शिवसेना के ऑफिशियल हैंडल से, साहब की ब्लेसिंग से मैं उधर वो दौरे में गई हूँ। ये कहीं भी किसी को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वो कि मैं अपने मनमानी कर कर चली गई, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये था कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं, अभी पार्लियामेंट में एक नया प्रोसेस चालू हुआ है कि जहाँ डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संपर्क कर लेते हैं जिनको उनको फॉरेन डेलीगेशन में लेकर जाना है, पार्टी लीडरशिप को नहीं बताते हैं। तो वहाँ पे बस अगर आप टीएमसी का भी देखें, टीएमसी को भी यही था कि आपने डायरेक्टली फ़ोन किया, हमें बता देते, हम ही भेज देते, या हमें बता देते कि हम इनको लेकर जाना चाहते हैं तो हम एंडोर्स कर देते। पर सीधा पार्लियामेंटेरियन से बात करके, और मैं कभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में ही नहीं गई आज तक 6 साल के कार्यकाल में। मैं विदेश बहुत गई हूँ, मैं विदेश में जाकर देश की बातें रखी हैं, पर वो सरकार की तरफ से नहीं गई हूँ। जो पार्लियामेंट भेजता है, डेलीगेशंस को भेजता है, सरकार की तरफ से कभी नहीं गई हूँ।
अपने इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो मैंने अपनी स्पेस बनाई है जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो मेरी जगह है, वो मेरी काबिलियत पे है। तो जब ये पहली बार आया तो मुझे नहीं पता था सिस्टम क्या है, मुझे फ़ोन आया कि ये ऐसे ऐसे है, आपको जाना है। तो मैंने फिर अपनी पार्टी लीडरशिप को बताया, बट पार्टी लीडरशिप जैसे ममता जी को भी था कि जो प्रोसेस होता है कि हमें बताएं, हमें इन्फॉर्म करें, फिर वो इन्फॉर्मेशन दी गई, फिर ये क्लैरिफिकेशन जो भी हुआ और जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसको क्लैरिफाई किया गया, और फिर उन्होंने बाकायदा मुझे पूरे उसे, और उन्होंने मेरे जो काफ़ी बयान थे, मेरी स्पीचेस थी, सारी स्पीचेस मेरे पार्टी हैंडल ने शेयर किए हैं। तो मैं कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं करती हूँ जो मेरी पार्टी के विरोध में हो या पार्टी के खिलाफ हो। प्रियंका जी, ये बताइए मुझे आप कि राहुल गांधी, अ, अगर हम बीजेपी को देखें तो सबसे ज़्यादा अटैक अगर किसी लीडर को करते हैं तो राहुल गांधी को करते हैं। और फिर जब नेताओं से बात किया जाए तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, जब से भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो इमर्ज हुए हैं, अब जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी की बनाई हुई कांग्रेस है, आपको ऐसा लगता है कि अब ओवर द पीरियड कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंसेस जैसे भी रहे हों, अब वो इमर्ज होके आए हैं एक बड़े लीडर, क्योंकि जो भी सत्ता पक्ष का शख्स अटैक करता है वो राहुल गांधी को अटैक करता है। नहीं, सत्ता पक्ष के तो मैं मानती हूँ उनकी मजबूरी सी बन गई है कि कुछ ना कुछ उनके ऊपर उल्टा सीधा बोलते रहें, फेक नैरेटिव्स चलाते रहें, दुष्प्रचार करते रहें, पर डिसीजन जो भी हैं पार्टी प्रेसिडेंट लेते हैं, विच इज़ खरगे जी, ही इज़ अ पार्टी प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स सीनियर लीडरशिप में राहुल जी भी हैं क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सोनिया जी भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनकी भी राय मशवरा लिया जाता है। शी इज़ अ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। तो इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस में क्या डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं, आई एम नॉट प्रिवी टू इट। मैं एज एन अलायंस पार्टनर जिन डिसीजंस में जो चीज़ें मुद्दे वो उठा रहे हैं, एज एन अलायंस पार्टनर हम उन मुद्दों से जुड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन आर पार्टी स्टांस ऑन वेरियस थिंग्स। बट हमारी पार्टी के स्टांसेस काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ व्हाट अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन अलायंस थिंक। अब चूंकि राहुल गांधी का जिक्र हो ही रहा है तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और आजकल प्रियंका गांधी का भी हमने लेटेस्ट स्पीच सुना था, तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपनी बात कही, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परिवार मुक्त करो कांग्रेस को तो बेटर कांग्रेस इमर्ज होके आएगी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी इज़ अ बेटर लीडर देन राहुल गांधी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत सिली है कि भाई पहले एक जन पे अटैक करो, फिर भाई वर्सेस बहन करने की कोशिश करो, फिर कहो फिर परिवारवाद मुक्त करो। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक राजनीतिक पक्ष से कार्यकर्ता जो जुड़ते हैं उनका क्या फीलिंग है उसको लेकर, और उनकी फीलिंग बहुत ही स्पष्ट है कि दे बिलीव इन द फैमिली। अगर उससे भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ मचती है वो चिढ़े, पर आज जो भी कांग्रेस से भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो इस बिलीफ में है कि दे हैव टोटल फेथ इन द फैमिली। उससे मुझे नहीं पता कि दूसरों को कुंठा क्यों होती है, कुंठित महसूस क्यों होता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह सकते हैं अरे देखिए टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए कोई भी हो सकता है, पर आजकल टॉप मोस्ट चॉइसेस भी कौन कर रहा है हम जानते हैं। आज आपको पता था कि पीपी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, किस किस से राय मशवरा लिया? हमें तो बस अनाउंसमेंट सुनाई दिया ना। तो ये कहते ना कि अरे और फिर हाँ, दोनों की बहुत ही प्रभावशाली स्पीचेस रहे, एंड आई थिंक दोनों एज अ ब्रदर सिस्टर कॉम्बिनेशन, एज लीडर्स, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपना अपना अंदाज है, और अपनी अपनी तरीके से वो एक यूनाइटेड पार्टी को यूनाइटेडली हेल्प करने में पूरा उन्होंने अपना, मैं मानती हूँ चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे वो राजीव जी रहे हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, दे वर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, पर उन्होंने जो भी किया देश प्रेम को आगे रख कर किया। सोनिया जी हैं, अभी प्रियंका जी हैं, राहुल जी, तीनों ही पार्लियामेंट में हैं, और अगर तीनों का भी आप इंटरवेंशन देखेंगे, इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, इज़ एक्सट्रीमली, आई वुड से, कि ओनली स्ट्रेंथन्स देयर पार्टी। तो अच्छी बात है अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है एज अ नेशनल पार्टी, एज एन ऑपोजिशन पार्टी, तो देश के पास एक ऑल्टरनेट बनता है। और बाकी हमारी जैसी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो बिलीव करती हैं कि देश के पास एक मजबूत अगर सरकार है तो उतनी ही मजबूत विपक्ष होना चाहिए, उसके लिए हम कार्यरत हैं। प्रियंका, देखिए, मैं मजबूत शब्द आपने 2-3 बार दोहराया, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आवाज़ आती है आपको कहीं से, कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से, तो किसकी आवाज़ पहले सुनेंगे आप? क्या
कुछ वापसी भी हो सकती है कभी? आपने कहा भविष्य का मैं पहले से कैसे बता सकती हूँ? ये चीज़ें मन में, क्योंकि एक रीजनल पार्टी और फिर एक नेशनल पार्टी, कुछ ऐसे अगर यहाँ से आवाज़ आती है या बीजेपी से नहीं, आती है कौन तो कैसी आवाज़? मुझे पुकारने की आपको वापस कांग्रेस में अच्छा। या फिर मुझे नहीं लगता कोई मुझे आवाज देकर पुकारने वाला है। और ना ही मैं इंतजार ऐसे कान लगा के खड़ी हुई हूँ इस तरफ या इस तरफ। अभी मैं जो है मेरा काम है मैं उसमें बिल्कुल लगी हुई हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरे पक्ष से मुझे मेरा पूरा पूरा साथ दिया है, तो एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स मी एंड माय कमिटमेंट टुवर्ड्स देम। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कान लगा कर यहाँ लेकिन आपने कहा है कि फ्यूचर में क्या हो जाए मुझे क्या नहीं पता? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। फ्यूचर डज नॉट मीन, देखिए राजनीति में ये कहना कि फ्यूचर में क्या हो जाए, फ्यूचर में मेरी पार्टी बाउंस बैक भी कर सकती है और करेगी। हम मेहनत कर रहे हैं, जनता देख रही है। तो और राजनीति में किसी को राइट ऑफ कर देना ये सबसे बड़ी भूल होगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। बीजेपी से लेकर अब अनगिनत ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज वाइप आउट हो जाती हैं, फिर से रेसरेक्ट होती हैं, नया एजेंडा लाती हैं, नए विश्वास से आती हैं, नए रिकमिटमेंट से आती हैं, नए अंदाज में आती हैं। वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं, वो जनता के ऊपर है। पर आज जनता के ऊपर ये डिसीजन मेकिंग पावर है बिकॉज ऑफ देयर वोटिंग। अगर वो वोटिंग का ही हनन हो रहा हो तो जनता से वो पावर भी निकल जाता है जिसकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, कि उनके जो एकमात्र इतना इम्पोर्टेंट उनका अधिकार है उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। तो जैसे मैंने कहा फ्यूचर क्या है मेरा, तो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ कोई कि मैं प्रिडिक्ट करूँ, या आपने तो मुझे इम्पेशेंट का टैग दे दिया ना, मैं इम्पेशेंट हूँ। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस एंड आई डोंट कॉल इट अ गेम, इट्स अ कमिटमेंट टू पेशेंस। तो वो कमिटमेंट है। और जो फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि जो यहाँ का लिखा होता है कोई बदल नहीं सकता। देखिए, मैं उद्धव ठाकरे जी से जुड़ा एक सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन अभी मुझे याद आ गया कि धुरंधर फिल्म काफ़ी चर्चा में है। वो इतनी चर्चा में कि आपने भी उस पर रिएक्ट किया और आपने बड़ी अच्छी बात बोली। वो क्या सोच के आपने बोला कि पूरी दुनिया जो है वो क्या एग्जैक्टली आपने बोला था कि पूरी दुनिया धुरंधर फिल्म को लेकर आपने बोला था? नहीं, उन्होंने कहा, मुझसे सवाल ये कहा गया था कि गल्फ कंट्रीज में ये मूवी को बैन किया किया जा जा रहा है। तो अच्छी बात है, इसलिए पूरा देश देखे। हाँ, क्योंकि उस पे कह रहे हैं क्योंकि उसमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट है। तो मैंने कहा तो हम देशवासियों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक हरकतें करता है, जिसको मैं लगातार आतंकिस्तान कहती हूँ, जिन्होंने अपने ही लोगों को इस गंद में छोड़ दिया हो, जो अर्थव्यवस्था का जो भी पैसा है, लोन का पैसा आता है, वेलफेयर का पैसा आता है, दूसरे देशों से जो ये लोग पैसा बटोरते हैं, वो जनता पे नहीं खर्च करते हैं, वो इन आतंकवादियों पे खर्च करते हैं। तो हम देशवासियों की कमिटमेंट बननी चाहिए कि ऐसे नापाक लोगों की जो अगर पिक्चर उन्होंने एंटी पाकिस्तान पिक्चर है तो हम सब ज़रूर जाकर देखें। और मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है इसको लेकर, सिंपली बिकॉज मैं मुंबई से आती हूँ। मुंबई में मैंने वो 26/11 देखा है, तो क्या, और मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब तक वो पिक्चर देखी नहीं है और मैं थिएटर में गई नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ अगर कोई दूसरा देश ये कहकर बैन कर रहा है कि एंटी पाकिस्तान है, तो हम सबका कमिटमेंट बनना चाहिए कि ज़रूर देखें और दूसरे देशों में जाकर इनका मैसेज फैलाएं। जैसे हम एज पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गए थे, हमने बताया था कि उसामा बिन लादेन से लेकर LET से लेकर JEM से लेकर बाकी सारे कुख्यात ISIS को लेकर, ये सब वहीं से जुड़े हुए हैं, सारे तार वहीं पे भिड़े हुए हैं। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिनेंस करते हैं, आर्म करते हैं और फिर दुनिया भर में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था धुरंधर अगर पिक्चर एंटी पाकिस्तान कहकर बैन हो रही है तो हम सबको जाकर देखनी चाहिए। मैं 2 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, फिर एक छोटा सा रैपिड फायर मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। आप मुझे अब उद्धव जी के बारे में बताइए। आपने कहा कि आपको जो फ्रीडम पार्टी में मिलती है, किन की बात वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं? आदित्य ठाकरे जी की सुनते हैं, अपनी वाइफ की ज़्यादा सुनते हैं, और आप भी अगर कुछ बात कहती हैं तो यंगस्टर्स को वो सुनते हैं, उनकी बात अगर उनको अच्छी लगती है तो कहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हाउ इज़ ही एज अ ह्यूमन बीइंग? ही इज़ अ वेरी गुड पीपल्स पर्सन और सबकी सुनते हैं, वेरी पेशेंट लिसनर। पर आपने मैम का नाम लिया, इसमें मैम राजनीति में नहीं है। मैम इज़ जस्ट मोर लाइक अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑफ अस। वो हम सबकी सुनती हैं अगर कभी मुझे ऐसा लगे, क्योंकि महिला हूँ, और अगर साहब को कुछ जैसे मुझे कभी लगे कि डिस्कम्फर्ट हो या कुछ बात हो तो मैं उनको जाकर कहती हूँ, और हमारी सारी महिलाएं उनसे जाकर बात करती हैं। तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर है हम सब के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो साउंडिंग बोर्ड है। बाकी साहब सभी की सुनते हैं
और अगर कोई आइडिया ऐसा हो जो उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये ठीक है, सेम विद आदित्य जी, उनकी भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऐसी है कि अगर उनको कोई एक ऐसा आइडिया है या एक कोई ऐसा एजेंडा है जो लग रहा है कि हाँ ये इट मेक सेंस, हमें उठाना चाहिए, वो बिल्कुल उठाते हैं। और सिर्फ उठाते ही नहीं हैं, श्रेय भी देते हैं कि ये यू नो कि ये इनका आइडिया है और ये अच्छा सुझाव है और इसको हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जैसे अगर आप देखें, जब भी मैं स्पीच देती हूँ या कुछ ऐसा मुद्दा उठाती हूँ जो हटके है या पार्टी से मिला हुआ है, तो अगर वो कोट ट्वीट भी करेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी खासदार ने ये उठाया, चाहे मैं ही नहीं बाकी कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हों तो वो करते हैं। बट देयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ कलेक्टिव कि सुनो, ऑफ कोर्स लीडर को डिसाइड करना पड़ता है फाइनल, पर कलेक्टिवली सबकी सुनकर फिर क्या निर्णय होता है, फिर सबको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मैंने कहा आपसे कि आपके बारे में बताते हुए कि आप किसी भी विषय पर खुलकर बोलती हैं और आप जो आपके मन में होता है बेबाकी से आप कहती हैं। पुतिन साहब आए हिंदुस्तान, राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया गया, तो आपको कुछ अटपटा लगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। आज एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों ही राज्यसभा लोकसभा में आप नहीं बुलाना, आपकी छोटी सोच दर्शाता है। एंड मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं राष्ट्रपति की छोटी सोच नहीं है, ये डिसीजन लिया गया पॉलिटिकली, और राष्ट्रपति इज अबव पॉलिटिक्स। आज आप अगर प्रजातंत्र और संविधान का हवाला आपको या जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, तो आपका तो जिम्मेदारी बनती है कि सबको ही इक्वल सम्मान मिले। तो अगर आप सबको बुला रहे हैं, और कितना अटपटा है, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरपर्सन को बुला रहे हैं। वो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं, उनको ये जिम्मेदारी एलओपी ने ही दी है, और आप उनके एलओपी को नहीं बुला रहे हैं, तो यानी आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके स्टेट डिनर्स में आपको बताती हूँ पंकज जी, हम विदेश जाते हैं, वहाँ पर जितना सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं उतने ही विपक्ष के लोग बैठकर उनकी बुराई भी करते हैं, और खुल के करते हैं, और हमें बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। हाल ही में मैं जर्मनी में थी, और वहाँ पे एक ऐसा पक्ष बना है जो इतना फार राइट है, इतना फार राइट है, पर अभी राइट नाउ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है इन द इंडिया पार्लियामेंट। उनके भी नुमाइंदे बैठे रहते हैं, वो लोग भी अपना बात रखते हैं कि हम ऐसे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, ग्रोइंग इंटॉलरेंस के बारे में, बहुत सारी बात, तो खुल के बेबाकी से बात करते हैं। पर यानी उनकी प्रजातंत्र इतनी मजबूत है कि वो हर पक्ष को कहती है कि हाँ आप सुन लीजिए। पर हम क्यों इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं? क्यों हमारी जो पक्ष इतना भारी बहुमत से, चलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं उभरे, पर आपका जो अलायंस है मजबूत है ना, तो आप विपक्ष को सुनने में इतना कतराते क्यों हैं, इतना छोटापन क्यों दिखाते हैं? मुझे उससे बड़ी आपत्ति हुई थी, क्योंकि आप जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, शिष्टाचारी है, उसको ख़त्म करेंगे। फिर जब अब आप सोचिए, अगर अब कांग्रेस कभी पावर में आई, अगर वही सेम चीज़ हम रिपीट करें, तो ये क्या सही है? और ये हमारी और अब राजनीतिक पक्षों की बात नहीं है, ये देश की बात है। देश के फिर ड्राइंग रूम बोर्ड्स में ये होने लगेगा, कॉर्पोरेट बोर्ड्स में ये होने लग जाएगा, फिर मीडिया में होने लग जाएगा, फिर जुडिशरी में ऐसे दिखने लग जाएगा। नॉट दैट इज गोइंग टू हैपन, बट डोंट रिड्यूस योर पोजिशंस टू दिस लिटिल पेटी पॉलिटिक्स। क्या होना था, पुतिन जी स्पीच देते, प्रेसिडेंट साहिबा स्पीच देती, फिर डिनर होता, फिर सब लोग अपने अपने घर जाते, मीडिया के सारे नुमाइंदे आते हैं, सब आते हैं, एलओपी नहीं आते। आई थॉट इट वॉज वेरी वेरी सैड। अब देखिए, मैं आखिरी सवाल पे आ गया, और आखिरी सवाल मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। वो ये कि देखिए, मैं चूँकि पूरी स्टेट्स में ट्रैवल करता हूँ इलेक्शंस के दौरान, और वहाँ वो जो उनकी वो एक कल्ट इमेज बनी है, और विदेशों में भी हम देखते हैं जिस तरह से अभिवादन उनका होता है, इकॉनमी इंडियन जो पहुँची है उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात आती है। एज अ शख्सियत, एज अ व्यक्तित्व, मोदी जी को कैसे देखती हैं आप? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनका जो बिगनिंग हुई एज एन आरएसएस वर्कर, फिर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, काफ़ी टर्म उन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर बिताया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उनका कम्युनिकेशन रहा हो या उनका जो ये सेंटिमेंट रहा हो कि जो वो कहते हैं, और समहाउ वो जो एक कल्ट फिगर बन जाता है कि कितनी भी 100 गलतियां भी कर लें, पर हमें उन पे विश्वास है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हों, जीएसटी जो किया था अब जाकर चेंजेस किए हैं, रिफॉर्म्स आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए जो सही नहीं थे, बहुत सारी ऐसे बातें उनकी रैली स्पीचेस में होती हैं जो ध्रुवीकरण वाली होती हैं। पर अगर जनता उन पे विश्वास जता रही है,
it would be very foolish on my part to say or to dismiss the will of the people. तो हम बस यही कहेंगे कि कोई भी शख्सियत अगर बॉटम्स अप आती हैं और वो देश के सेंटिमेंट्स को समझ रही हैं और देश उनको लगातार उनको अगर वोट दे रहा है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. और अब मैं ये कह दूं और फिर मेरे लिए फिर से वापस दिक्कतें शुरू होती कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा. मैं बस ये कहती हूँ, जैसे कभी कोई मुझसे पूछता है, मैं कहूँगी कि आई विल ऑल्सो एड अटल बिहारी वाजपेयी जी एज अ टॉल लीडर who I have always respected. I will also add Arun Jaitley ji, who I have learned from, और सुषमा स्वराज जी I have learned from, और various नितिन गडकरी जी, ये वो. तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उनके ये कह रही हूँ, यानी उनके डिफरेंसेस के बावजूद there are some qualities I can take from them और acknowledge. आजकल acknowledgement करने में भी बड़ा बवंडर बन जाता है. So I acknowledge that he has come from bottoms up, has respected the sentiment of the people, people have voted for him. बस ये चाहती हूँ कि वही प्रधानमंत्री, अगर विपक्ष को भी लोगों ने वोट किया है, आप उनके भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ इट. और वो चाहते हैं, जो जिन्होंने विपक्ष को वोट दिया, वो चाहते हैं कि विपक्ष का सम्मान हो प्रजातंत्र में. एक बार जो बैलेट बॉक्स में डिसीजन आ गया, आप सम्मान करते हुए विपक्ष को भी आगे साथ में लेकर चलें, तो वो ज़्यादा एक बेटर स्टेट्समैन लाइक फीलिंग होगी. बस आखिर में रैपिड फायर में शुरू करूंगा, लेकिन आखिर में अब चूंकि प्रधानमंत्री की बात मैंने कर ली, एक नाम मुझसे छूट गया था. अब इतनी सारी चीज़ें मैं अपने पिटारे में लाया था, एकनाथ शिंदे. आई डोंट हैव एनी कमेंट ऑन हिम, क्योंकि ही इज़ क्रिएटेड. ठीक है, पार्टी ने उनको बनाया, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी. ही वॉज लिटरली सेकेंड इन कमांड हमारी पार्टी में, और सारी डिसीजन मेकिंग में भी वो साथ में रहते थे. टॉप मोस्ट डिसीजंस में वो थे. जब जिम्मेदारी ली, तीन मंत्रालय उनको मिले, और उनके साथ जो लोग निकले, काफ़ी मिनिस्टर्स उसमें से निकले. तो मैं उनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत वैसे ही कहा हुआ है कि जो उस समय पे पार्टी को छोड़ कर गए, जब साहब की तबीयत ख़राब थी, वो जानते थे, और उस मुद्दे को लेकर गए जिसमें आप खुद उस डिसीजन मेकिंग में शामिल थे. तो ये कहाँ तक सही है? आप कुछ नहीं, आप एक पपेट बनकर रह गए. किसके पपेट बनकर रह गए? जिन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखी थी. स्क्रिप्ट लिखकर डायरेक्ट, प्रोड्यूस, राइटिंग सब वहीं से हुई थी, और इसलिए आप बार बार दिल्ली आकर भागकर उन्हीं से मिलते रहते हैं. तो वो तो जनता अब आपको देखेगी कि क्या है क्या नहीं है. पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो ऐसे निकल कर जाते हैं, जिस तरीके से गए और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी वही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में प्लान कर रही है. रैपिड फायर का प्रोग्राम कैंसिल है प्रियंका. एक आखिरी सवाल और है. अच्छा. सवाल वो ये है कि मैं, अच्छा, क्योंकि रैपिड फायर में वो एक वर्ड वन चॉइस से कर भी नहीं सकती, सो थैंक यू. वो सवाल मेरा ये है कि जब मैंने शुरुआत की आपकी इंट्रोडक्शन में, आपको हम देखते हैं, अभी मैं कुछ दोस्तों को बता के आया था कि मैं प्रियंका को, उनका कोई मीडिया से लेना देना नहीं है, हीरोइन दिखती है. तो कभी मन में था, जब ऐसा लगता था कि करियर ये चुनना है कि फिल्म में जाऊं या पॉलिटिक्स, हमेशा से दिमाग में था, या कॉम्प्लीमेंट ऐसे मिलते रहते, क्योंकि मुंबई की अगर हम बात करें तो वो तो पूरा नहीं, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है. और आप, अब मैं आपके इंस्टा को फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप जब विदेश में जाती हैं तो वो एक अंदाज रहता है, कहीं ना कहीं एक्टिंग है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं. ना राजनीति ना एक्टिंग. और मैं आपको बताऊँ, आई कम फ्रॉम मुंबई, आई स्टे इन मुंबई, पर मैं किसी से भी ऐसे बॉलीवुड में मेरा संपर्क भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल आई नो पर्सनली, and beyond their career in Bollywood, just like they care for me personally beyond my career in politics. तो ना राजनीति में आने का था, ना ही एक्टिंग करने का था. मेरा एक बहुत क्लियर एजेंडा था कि मैं जब बड़ी होंगी, मैं ट्रैवल राइटर बनूंगी, मैं देश विदेश घूमूंगी और मैं किताब लिखा करूंगी, और दे कुड बी मोस्टली नॉन फिक्शन बुक्स लिखूंगी, ट्रैवल लॉग्स करूंगी. उस समय पर तो ब्लॉगिंग, इंटरनेट कुछ नहीं था, वो नहीं था, वो क्या कहते हैं, व्लॉग्स जो होते हैं, ब्लॉग्स जो होते हैं, वो सब नहीं था. पर ये ज़रूर था कि मैं दुनिया घूमूंगी और उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में किताब लिखा करूँगी. आई विल बी अ नाइस ऑथर, फेमस ऑथर. दिस वाज माय एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो मेरा ज़रूर था. पर वो तो साथ में भी कर सकती हैं आप. हाँ, वो अब कर सकती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली समय नहीं मिलता है. पर अब मैं
फोकस करूंगी ज़रूर, क्योंकि एक चीज़ मुझे ज़रूर करनी है। बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी, एक दो पब्लिशिंग हाउसेज ने भी मुझे अप्रोच किया था कि व्हाई डोंट यू राइट अ बुक। मैंने कहा इट्स टू सून फॉर मी टू राइट अ बुक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस, पर हाँ एक बुक ज़रूर लिखूंगी कैसे कोई अगर राजनीति के बाहर से आते हैं इन अ फन वे, राजनीति के बाहर से आते हैं, वो बैरियर्स तोड़ते हैं और किस तरीके से, क्योंकि मैं आई थी जब मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी, आई वाज मदर टू 2 किड्स, तो मैंने जब राजनीति शुरू की थी 2 बच्चे, एक बेटा स्कूल जा रहा था, बेटी स्कूल जाने वाली थी, तो कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं, कैसे कैसे कभी कोई मौके मिलते हैं जहाँ पर यू आर शॉपिंग फॉर बच्चे के एनुअल डे के कपड़े, उसी समय पे आप फोनो दे रहे होते हो अबाउट सम ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी विच द चैनल्स आस्क अस टू डू। तो वो भी हमने किए हुए हैं। कितनी बार हमने डिनर्स कैंसिल कर कर मैंने डिबेट किया, कितनी बार रात के 3 बजे, आई रिमेंबर कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस में एक खुलासा हुआ था, उस समय कर्नाटका में मैं इंचार्ज थी, खुलासा हुआ था कैसे फेक वोटर ID कार्ड्स निकले थे, तो रात के 3 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सो हाउ डू यू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड वर्क कल्चर? कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। आज यू आर हैप्पी हाई, नेक्स्ट डे यू आर लाइक डाउन इन द डम्प्स। मैं एक और उदाहरण देती हूँ कि जब मैंने स्मृति ईरानी जी पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन्होंने अमेठी के लिए अपना पर्चा भरा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सवेरे सवेरे 9 बजे। मुझसे कहा था कुछ भी हो, मुझे पार्टी की लीडरशिप से आया था, लीडरशिप एज इन टॉप लीडरशिप से नहीं, जो जिनको मैं रिपोर्ट करती थी, कि ट्राई एंड मेक दिस न्यूज़। और मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, तो मैंने उनकी जिस सीरियल में वो वापस चली गई हैं, उस सीरियल का जो बिगनिंग पैराग्राफ था मैंने गा दिया था, इट वेंट वायरल 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 वायरल, एंड आई थॉट आई लाइक अचीव द वर्ल्ड, कि पूरे सब जगह से हो रहा है, स्मृति ईरानी जी भड़क कर मुझ पे बयान दे रही है। सो फॉर दैट इट्स एन अचीवमेंट, राइट? यू आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फॉर योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ स्टोरीज एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट आई हैड अचीव्ड। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड 3 days later, पंकज जी? आई लेफ्ट द पार्टी. I left the party. People were shocked, people were stunned. So मैं ये कह रही हूँ, ये किताब मैं ज़रूर लिखूँगी, and not as a crib, as a cry, as a victim, as a survivor and someone who's thrived. ये किताब मैं ज़रूर, and that is my focus, कि अब मैं बैठकर वो ज़रूर लिखूँ, and it's a fun book. मैं लोगों को बताऊँ कि भैया prepare for everything, the good, the bad, the ugly. That is it. तो आखिर में अब मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए मुझे ये भी पता चला कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से आपका संबंध है, तो अब ईश जो है वो भगवान कृष्ण भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि भगवान में आपकी बहुत आस्था है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसने आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाला, किससे मुतासिर आप रही हैं? कौन ऐसी शख्सियत है जो एक इंस्पायर किया, जिन्होंने आपको, और जिनसे आप इंस्पायर्ड हुई हैं? कुछ ऐसा नाम आप अगर लेना चाहें तो कोई एक। एक्चुअली देर आर सो मैनी, क्योंकि अगर एक का नाम लूँ दूसरे का छूटे, तीसरे का छूटे, पर ये मैं नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज दैट वुड बी इनकरेक्ट। आई हैव लर्न फ्रॉम मैनी पीपल, और मैं हमेशा जब भी मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मैंने हर पक्ष की बातें सुनी है, मैंने अपने कान नहीं बंद किए कि अगर वो ये बोल रहे हैं तो मैं क्यों सुनूँ। ये आजकल बहुत हो गया है कि अगर वो बोल रहे हैं तो हम टीवी बंद कर दें, ये बोल रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे। तो वो मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने विपक्ष से भी सीखा, सत्ता पक्ष से भी सीखा। बहुत सारे लोग ऐसे मिले रास्तों में जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे फाइन ट्यून किया, जिन्होंने मुझे क्लैरिटी दी। ऐसे बहुत हैं। पर अगर आप मुझसे कहेंगे प्रभावित किससे होती हूँ विच इज़ नॉन पॉलिटिकल, तो मैं प्रेमानंद महाराज जी की बहुत बातें सुनती हूँ, और जो वो कहते हैं, आई डोंट थिंक ही इज़ वन, एक वो ऐसी शख्सियत है जो किसी को डिसमिस नहीं करते हैं, या किसी फीलिंग को या किसी बिलीफ को डिसमिस, सबको अपने जैसे लगते और सबको रिस्पेक्ट करके बोलते हैं। वो ना ही ये कहते हैं कि मैं बहुत कोई साधु संत या कुछ हूँ, वो ही टॉक्स टू यू लाइक अ फ्रेंड, एक लैंग्वेज जो आप समझ पाओ। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। वो मैंने उनको कहा भी, आई हैड द खुशनसीबी कि मैं उनसे मिल पाई और उनसे बात भी की मैंने। तो वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कोई एक एल्डर बात कर रहा हो ना। आपको ये कहते हैं जाकर 10 घंटे पूजा करो, या 3 घंटे पूजा करो, या त्याग करो, या बलिदान करो। वो बस कहते हैं भगवान को हमेशा बीमार हो ध्यान तो रखो। इलाज कराओ डॉक्टर के पास। हाँ डॉक्टर, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। महिलाओं के सम्मान को लेकर एक मुझे इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही थी कि और वहाँ पे आकर लोग उनसे सवाल करते हैं और जो जवाब देते हैं, काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे मन में उठते हैं, और जिस क्लैरिटी से वो जवाब देते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। जब हार में जीत में वो आपको बताते हैं, वेरी मोटिवेशनल। तो आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जो एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। प्रियंका, बिल्कुल आखिरी
हाँ अब आखिरी जो है वो मेरी आप कह लीजिए डिमांड है। आप पहले बोलिए कि मैं ना नहीं करूँगी। क्या था? मैं आपसे कुछ पूछूंगा, हाँ, कहूँगा, हाँ। तो आप बोलिए मैं ना नहीं करूँगी। मैं ना नहीं करूंगी। गाना एक वाने गाना वो गा गा दीजिए। ओहो मेरा गाना अब मैं आपने बोला कि मैं ना नहीं नहीं मैं करूंगी। गाना गा ही नहीं सकती हूँ। आई टेल यू मेरा एक आई हैव टू शेयर दिस क्योंकि ये भी एक फन एपिसोड है। लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी। हम सब बड़े दुखी थे और ट्विटर पे स्पेसेस होता था एक, अभी भी आई थिंक होता है पर मैंने जाना बंद कर दिया। होता है अभी भी। तो ट्विटर पे स्पेसेस होता था तो उसमें देयर वाज अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर जी जहाँ सब लोग गाना गा रहे थे। तो मैं पूरा दिन उनके गाने शेयर कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा आप भी स्पेसेस ज्वाइन करिए। तो मैं गाना तो बहुत बुरा गाती हूँ तो कोई गाने को मत बोलना पर मैं सब कुछ सुनूंगी। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया कुछ लोगों ने कहा प्रियंका जी कुछ तो लाइनें गा दीजिए। मैंने वो गाना गाया पंकज जी प्लीज गो एंड गूगल इट। आप अभी भी एंड आई डिडंट नो ये रिकॉर्ड होता है ओके वो रिकॉर्ड हुआ, वो वायरल हुआ। जो भी मेरे ट्रोल्स जो मुझे ट्रोल करते हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। आई लाफ एट इट बिकॉज आई टेक इट लाइटली। बट अगर कोई सेंसिटिव पर्सन होगा वो गाना तो छोड़िए नहीं बात तो करना बंद कर उस स्पेस में आपने गा दिया, हमारे लिए भी गा दीजिए ना। नहीं यार इट्स नॉट पॉसिबल। तो चलिए It's प्रियंका, just possible. वो जो बेबाकी आपकी है उसको कायम रखिएगा। Thank you. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए और आप इसी तरह रहिएगा क्योंकि आप ऐसी हैं और इसीलिए अच्छी हैं। Thank ऐसी you. रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें वेरी वक्त मच। देने के लिए। थैंक यू।